हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास होने वाली है डाटा सफिशिएंट, और ये क्वेश्चंस आपके जो है रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, आंकड़ों की अपर्याप्तता। ये क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग जो हैं क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को हमारी जरूर देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग जो हैं क्लास के साथ देखने के साथ साथ में प्लीज़ वॉचिंग के साथ साथ में आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी आपको वीडियो मिले और एक आपको जो है हमारे को भी एक आपके लिए कुछ नया करने के लिए आपको जो है हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आपके लिए हम जो है और भी अच्छी सी कुछ वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपको स्टार्ट करते हैं आज का अपना डाटा सफिशेंसी वाली जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे में, उनको जो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सारे बहुत सारे टॉपिक हम करीब रीजनिंग के कवर कर चुके हैं। 3 से 4 टॉपिक और बचे हैं आपके वर्बल के, और नॉन वर्बल के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। पूरा रीजनिंग का फुल आपका जो पीवाई क्वेश्चन सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे हम यहाँ पर रेलवे में। चाहे उसमें सब जो रेलवे के एग्जाम होने वाले उन सभी रेलवे के एग्जामों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपसे बोला गया है कि पर्सन क्वेश्चन पहला है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एम के पिता कौन है। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया कि बताओ एम के पिता कौन है, और एक क्वेश्चन पूछा गया एम के पिता, और स्टेटमेंट दिए गए हैं दो। पहला स्टेटमेंट है पी क्योंकि पी क्यों एम के पिता कौन है। आपको ये क्लैरिफाई करना है इन दो सेंटेंस में, क्या इन दोनों से आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि एम के पिता कौन है। देखिए वो कहता है कि पी क्यों का भाई है, तो पी जो है पी किसका भाई है भाई, पी भाई है आपका क्यों का। ठीक, पी क्यों का भाई है तो प्लस पॉजिटिव लगेंगे क्योंकि वो फीमेल है। देन दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि क्यों पत्नी है एम की पत्नी की बहन। क्यों क्यों जो है एम की पत्नी की। अब थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं प्लस, देन आपका क्यों यहाँ पे लिखा, और बोलता है क्यों जो है पत्नी एम की पत्नी की बहन है, जो एम की वाइफ होगी उसकी वो जो है बहन है, और ये एम की वाइफ। ठीक, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या इन दोनों में आप ये क्लियर कर सकते हैं कि एम के पिता कौन है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना तो आप फर्स्ट से कर सकते हैं और ना ही सेकंड से कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट न तो फर्स्ट और न ही आपका सेकंड पर्याप्त है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इसलिए आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो हैं बनते हैं। इससे आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते कि एम के पिता कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। ठीक है भाई, आपको जो है इसको पढ़ना है फिर समझना है फिर आंसर देना है, इसका क्या जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि आपसे बोला गया है इसमें कि दामिनी का भोला भोला से क्या संबंध है। दामिनी का भोला से क्या रिलेशन है, ये से पूछा है। क्या आप इन दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो दोनों दो जो कथन दिए गए हैं आपको, इन कथनों से क्या आप दामिनी का भोले से संबंध निकाल सकते हैं। देखिए उसने बोला टीका का केवल एक पुत्र भोला और केवल एक पुत्री कमला है। टीका है, ठीक है, अब टीका का केवल एक पुत्र, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं टीका, है ना, टीका का केवल एक पुत्र, ओनली एक पुत्र, भोला और केवल एक पुत्री, है ना। इसका कौन सा पुत्र है, एक भोला है, ठीक है, और दूसरी पुत्री है कमला। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये इनके फादर पुत्र। ठीक है, ये पुत्री है निगेटिव जिसमें मैंने निगेटिव लगाया। उसके बाद कहता है दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है। जो दामिनी है रोमा के पुत्र की पत्नी है, तो रोमा आपके मान लीजिए रोमा यहां पर, और रोमा के पुत्र पुत्र होगा, और उसकी वाइफ कौन है आपकी दामिनी। ठीक है, दामिनी ये इसकी वाइफ होगी इसके बेटे की, पुत्र की पत्नी है। तो ये दामिनी और रोमा, रोमा इसकी सास होगी और ये इसकी बहू होगी। कमला रोमा की इकलौती पुतली है। कमला जो है, कमला रोमा की इकलौती पुत्री है। तो कमला जो है
आपकी रोमा की इकलौती पुत्री है। तो पुत्री आपकी कौन है भाई? देखो यहाँ पे पुत्री आपकी कौन है? रोमा। रोमा। और रोमा आपका देखिए आपको कहाँ पे? रोमा, कमला रोमा की इकलौती पुत्री है। ये पुत्री इकलौती है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट आ गया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा इसको करूंगा आपको जो जिससे क्लियर हो जाएगी चीजें और। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद इकलौत पुत्री मेघना भोला की पुत्री है। अब मेघना जो है वो भोला की कौन है? पुत्री है। अब भोला आपका यहाँ पर है, अब भोला की कौन है? मेघना आपकी। चलिए, मेघना जो है आपकी, मेघना जो है भोला की पुत्री है। यहाँ पे लिखा ना मेघना, थोड़ा सा इसको देखिए ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये मेघना, ठीक है। तो ये जो है मेघना, ये किसकी पुत्री है? भोला की। अब इससे क्या दामिनी का भोला से क्या संबंध? दामिनी आपका देखिए, दामिनी आपका ये रहा, और भोला, क्या इनमें कोई आपका सेटिस्फाई या इससे आप कोई मैचिंग कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे भोला, कमल, टीका, मेघना, यहाँ पे दामिनी, रोमा, और आपका जो है रोमा है, और आपका दूसरा कौन सा था इसमें? दामिनी, रोमा की पुत्र की पत्नी कमला, कमला रोमा की इकलौती। तो यहाँ पे कमला है, यहाँ पे डियर ही आपका कमला लिखेंगे ना, यह है कमला। कमला इसकी, और देखो कमला क्या यहाँ पे दिया? हाँ बिल्कुल दिया है। तो इससे आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पुत्र होगा ये हो जाएगा भोला। ठीक है, ये कौन हो जाएगा आपका? भोला। ठीक है, पुत्र, ये एक पुत्र था इसका और एक पत्नी, और इसकी दामिनी इसकी पत्नी हो जाएगी। और भोला का पुत्र है, पुत्री है आपकी मेघा, मेघना। ठीक, उसके बाद दामिनी का भोला से क्या संबंध है? दामिनी का भोला से क्या संबंध है? दामिनी आपका ये रहा और भोला ये रहा, तो भोला क्या होगा भाई? इसका यो हस्बैंड होगा। बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आपको आंकड़े इससे निकाले जा सकते हैं। तो आपको सारी इक्वेशन पता लग गई, तो आपका क्या होगा? आप स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपका दोनों जो है इसमें कंसिडर करेगा। तो आपका फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो आप देखो फर्स्ट में दिया है कि प्रश्न देने के लिए फर्स्ट केवल है पर्याप्त, जबकि कथन अकेला पर्याप्त नहीं है। फर्स्ट अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन अकेले पर्याप्त नहीं है। नहीं, ये गलत। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल सेकंड अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन अकेले पर्याप्त नहीं है। प्रश्न कथन फर्स्ट, कथन सेकंड दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए एकदम जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, करते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम जो है इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को जो है इसमें आप कर लेंगे। ठीक है डियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जरा आंसर निकालेंगे आप, क्या इसका आंसर सही? क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप जो है देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आपको दिया गया है कि धीरज का जन्म किस वर्ष हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे दिया धीरज का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कहता है कि वर्तमान में धीरज की आयु उसकी माँ की पार्वती से 35 वर्ष कम है। धीरज के भाई का शान जिसका जन्म 1998 में हुआ था कि आयु उसकी माँ पार्वती से 45 वर्ष कम है। अब देखो यदि हम इनको धीरज का निकालते तो धीरज की आयु उसकी माँ पार्वती से 35 वर्ष कम है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो जो धीरज में वर्तमान धीरज की आयु है, मान लीजिए वर्तमान धीरज की आयु क्या है? x वर्ष है आयु, उसकी माँ पार्वती से 35 वर्ष कम है, तो माइनस के 35 वर्ष भाई निकाला जा सकता है ना। और धीरज के भाई शान जिसका जन्म 1998 में हुआ, 1998 में हुआ, ठीक में हुआ था कि आयु उसकी माँ पार्वती से 45 वर्ष कम है ना। पार्वती उसकी माँ उससे कितनी है? 45 वर्ष कम है। तो अब यहां से बिल्कुल दोनों को पर्याप्त करते हो, देख इस डाटा को भी और इस डाटा को भी,
जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो धीरज की आयु बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो इस डाटा को भी और इस डाटा को भी जब कंसिडर करेंगे तो दोनों को एक साथ रख के आप निकाल सकते हैं। मतलब बोथ है आपका आ जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ पर्याप्त बिल्कुल है, तो बी आपको एकदम जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया है, निकालेंगे जरा इसका आंसर, बताएंगे क्या आपका जो है इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, जैसे कि आपसे बोला गया है कि आपका पहला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में PUMAKS को वी ईट मैंगोज, उसी कूट भाषा में मैंगोज को कूट का क्या अर्थ है, आपको बताना है क्या कूट अर्थ है, आपका स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से आपके बनते हैं आपको वो बताना है। अब देखो LATIKS का अर्थ है वी आर ग्रेजुएट, है ना। देन हम HUM और TUP और PU का अर्थ है दे ईट बनानाज, जबकि वहां पे दिया है कि आपको एक निश्चित कोड भाषा है PUMAKS वी ईट मैंगोज, उस कूट भाषा में मैंगोज का कूट क्या है। तो आपका देखो LATKS का अर्थ है वी आर ग्रेजुएट, HUMTUPPU का अर्थ है दे ईट बनाना है। तो उत्तर देने के लिए कथन अकेले पर्याप्त, जबकि कथन सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं है। तो देखो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका देखिए ईट आपका वर्ड यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी देखिए वी वर्ड आता है, और इसमें भी वी वर्ड दिया है, और ईट इसमें भी दिया है, और ईट आपका इसमें भी आता है। ठीक, उसी के बाद यदि मैं इन दोनों को भी कंसिडर करूं और इसको भी कंसिडर करूं, तो तीनों को कंसिडर करते हुए हम इसका मैंगोज का एक अर्थ निकाल सकते हैं, कोड बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोड निकाला जा सकता है मैंगो का, क्योंकि वी यहाँ पे भी दे रखा है और ईट यहाँ पे भी दिया है, तो इनकी सिमिलरिटी के साथ में बढ़ते हुए बिल्कुल मैंगो का आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट पहला भी कंसिडर होगा और सेकंड भी कंसिडर होगा, तो दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन फर्स्ट और सेकंड एक साथ मिलकर पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5, इसमें बोला कि कारखाने में कितने श्रमिक है, कारखाने में कितने श्रमिक है, आपका पर्सन है ये, कि कारखाने में बताओ भाई कितने आपके जो है श्रमिक है। आप क्या ये पता लगा सकते हैं। स्टेटमेंट पहला आपका ये रहा, दूसरा स्टेटमेंट आपका ये रहा। ठीक है, तो आपको देखिए पहले स्टेटमेंट में दिया कि कारखाने में 30 से अधिक किंतु 37 से कम श्रमिक है। बिल्कुल 30 से अधिक, 30 से तो अधिक और 37 से कम, मतलब 30 से 37 के बीच में है, पहले स्टेटमेंट में ये कहता है। दूसरे में ये कहता है कि कारखाने में 34 से अधिक किंतु 41 से कम श्रमिक, कारखानों में श्रमिकों की संख्या को इस प्रकार दो समय विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक समय श्रमिकों की संख्या समान हो। ठीक है, तो क्या आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्या ये आपका आंकड़ों को पर्याप्त रूप से बिल्कुल आप एक इसका जो है उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे में बोला गया है कि आपका 34 से 41 के बीच में है। तो आपको दो इसकी सिमिलरिटी देखिए, इसके बीच का कोई नंबर ले लीजिए आप, और इसी के बीच का आप इसके बीच का भी कोई नंबर निकालेंगे। जैसे कि देखिए यदि मैं बात करूं आपके, देखिए 30 से आप 37 के बीच में जाते हैं, तो इसके बीच में आपको कौन कौन से नंबर मिलेंगे तो वो आप निकालेंगे। उसके बीच में देखिए यदि मैं यहाँ पे देखूं ऐसे 34 में और आपका 41 में, तो आप देखेंगे तो इसके बीच में देखिए एक तो 35 यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को, ठीक, और 35 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार मेरे को यहाँ पे 36 भी मिल जाएगा और 36 यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, आपको 37 भी मिल जाएगा, तो उनके बीच की सिमिलरिटी नंबर आप निकाल सकते हैं। तो उस आधार पर आपका डाटा फर्स्ट भी स्टेटमेंट आपका जो है यूज होगा और सेकंड भी, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन जो है, क्योंकि कथन फर्स्ट कथन दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे आपका क्या जो है इसका आंसर आपका सही होगा डियर, बताएं। जैसे कि आपको दिया है पर्सन, इनमें से किसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि बताओ कौन से किसमें किसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पहला है
सिरिजा ने दूसरे स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल सिरिजा ने सेकंड प्राप्त किया। सेकंड नंबर पे कौन आता है भाई आपका, वो आती है सिरिजा। तो ये आपका एक नाम आपको दिया गया, सिरिजा दूसरे स्थान प्राप्त किया। अमन का स्थान सिरिजा से एक स्थान नीचे है, तो थर्ड पोजीशन पे होगी आपकी कौन कौन होगी भाई, अमन का स्थान यहाँ पर आ जाएगा अमन। देन उसके बाद आपको दे रोहित का स्थान अमन से ऊपर है। अब रोहित का स्थान अमन से ऊपर बेहतर है, अमन से ऊपर, तो अमन और जीजा के बीच में है, तो आपको किसने कक्षा में स्थान प्राप्त किया। तो आप देखो यदि हम तीनों को कंसिडर करते हैं तो आपके यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप बिल्कुल उसका जो है कक्षा में किसने प्राप्त किया, और उसने वो ऊपर, रोहित का स्थान अमन से ऊपर है, रोहित का स्थान जो अमन से ऊपर है, तो अमन से ऊपर तो सीरीज आया और इसके ऊपर भी तो हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड पे तो फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट पे आपका कौन होगा डियर, आप बिल्कुल फाइन कर सकते हैं कि आपका रोहित ही होगा, क्योंकि सेकंड वाली पोजीशन तो बिल्कुल फिक्स है ना, सेकंड पे तो सीरीज है, तो फर्स्ट पे रोहित, तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि बिल्कुल आपका तीनों को, तो ऑल आपका जो है बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें बताओ 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप बताएंगे क्या ऑप्शन आपका जो है सही होगा। ये सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन। जैसे कि बोला है कि एबीसीडी में सबसे छोटा कौन है, तो ए ई से लंबा, ए जो है वो ई से जो है लंबा है, ऐसे लिख देंगे, लेकिन डी से छोटा, ई जो है, ए जो है ई से लंबा लेकिन डी से छोटा है, ऐसे आ जाएगा। बी सी से छोटा लेकिन ई से लंबा है, बी जो है, बी वो सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ओके। और उसके बाद कहता है डी से लंबा, डी सी से लंबा, डी जो है सी से लंबा, ए और ए बी से लंबा, और ए जो है वो बी से लंबा। अब देखो क्या हम ये डाटा दिया गया, ये डाटा जो मिला आपको, क्या इनके आधार पर आप ये निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो आप क्या इसमें ये सबसे, ये आप क्लियर कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, इसमें आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो क्या ट्राई करके आप बताओ, एक बार देखो आप सब, तो इसमें सबसे छोटा आप फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। आप इसमें बिल्कुल सबसे छोटा फाइंड कर सकते, देखो सबसे छोटा इसमें ई आता है और सब इसके बीच की बातें चल रही है, और सबसे बड़ा इसमें डी आता है, और ए जो है बी से बड़ा है, तो आप इस तरीके से इनको बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई सबसे छोटा होगा, इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ई सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा, देखिए हम इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे और इसको भी कंसिडर करेंगे, तो तीनों को कंसिडर करते हुए आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ, क्या तीनों को करेंगे या दो को करेंगे, या आप, तो आपका आंसर जो क्या हो जाएगा भाई, तीनों को आप जो है कंसिडर करते हुए इसका आंसर निकाल लेंगे। तो तीनों में किसमें दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्याप्त है, बिल्कुल आपके पर्याप्त, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 8 आप बताएंगे इसका क्या जो है आपका सही आंसर होने वाला है। जैसे कि आपको दिया है कि यूवी की सालगिरह कब है, आपसे पूछा गया है, और यूवी की सालगिरह आपसे पूछा है कि यूवी की बताओ सालगिरह कब है। पहला स्टेटमेंट में कहता है कि महीने के 7वें दिन, महीने के 7वें दिन है, पर वो बता महीना कौन सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत है ना। एक लीप वर्ष में महीने में केवल 29 दिन होते हैं। अब इससे थोड़ा क्लियर कर सकते हैं भाई, महीने में 29 दिन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। महीने के 7वें दिन ना ही तो इससे क्लियर हो सकता और ना ही इससे क्लियर हो सकता, तो न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड आपका पर्याप्त है। केवल फर्स्ट पर्याप्त, परंतु सेकंड आपका, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र रूप से पर्याप्त नहीं है भाई, ये बोल, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त है, केवल सेकंड पर्याप्त, परंतु आपका जो है फर्स्ट और पर्याप्त नहीं है। तो आपका बताओ कौन सा आपका जो है केवल फर्स्ट है या सेकंड, दोनों ही आपके, मेरे को दोनों जो है आपके पर्याप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कथन और फर्स्ट दोनों एक साथ पर्याप्त क्या हो सकते हैं, यदि दोनों को हम एक साथ लगे, महीने के 7वें दिन, एक लीवर्स में महीने में केवल 29 दिन होते हैं, यूवी की सालगिरह कब है, महीने के 7वें दिन। अब यदि मैं इसको 29 तारीख को कंसिडर करूँ तो उस हिसाब से हो सकता है ना, यदि हम यहाँ पे कंसिडर कर लें तो किस हिसाब से,
अब उसने बोला कि एक लीप वर्ष में महीने में केवल 29 दिन होते हैं। चलो मैं 29 दिन मान लिए, 29 दिन होते हैं, और उसने बोला कि आपका 29 दिन होते हैं, ठीक है, उसने बात करी। और लीप वर्ष में कब आती है? फरवरी में आती है, और फरवरी की 7 तारीख को मान लीजिए महीने की, और 7वीं तारीख को बोल रहा है। तो यदि मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं 29 तारीख, मतलब फरवरी के 7 तारीख को आपका उसको जो सालगिरह आती है, तो बिल्कुल आप इसको ऐड कर सकते हैं, गलत नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ पर्याप्त करके आप डाटा को निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये पूछा है कि कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखियो, पहले बोला कि कक्षा में लड़के कितने हैं? 20 हैं बॉयज, है ना। और पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? भाई देखो, यहाँ पे तो 20 तो बॉयज हो गए, और गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है आपकी भाई? ये आपके 3:7। तो 3 गर्ल्स हैं और 7 स्टूडेंट हैं। और ये आप बिल्कुल क्या निकाल सकते हैं या नहीं, बताओ? क्या यहाँ से निकाल सकते हैं? जिस तरीके से आपको आधार से क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? ठीक है, क्या आप निकाल सकते हैं? बताओ। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, आपको ये बताना है। भाई बिल्कुल आप दर्शा सकते हैं। उसमें बोला है कि कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात बताओ, लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको बोला है छात्रों की संख्या, है ना। तो सेकंड में बता द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड स्टूडेंट इन दी होल क्लासेस। तो आपको देखिए, यदि हम बात करें अपना सेकंड वाले की, तो कक्षा कथन सेकंड अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है, दूसरा है। और तीसरा या तो दोनों, या फर्स्ट सेकंड कथन अकेला जब पर्याप्त, जबकि कथन से सेकंड अकेला पर्याप्त नहीं है। देखिए, सेकंड में आपको बिल्कुल मिलता है, और उसमें कहता है कक्षा में 20 लड़के हैं, बिल्कुल ठीक बात। पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात देखिए, बिल्कुल इसमें क्लियरली दे रखा है। जो रेशो है वो लड़कियों का 3 है और स्टूडेंट का आपका 7 है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन होता है। जबकि उसमें आपको रेशो नहीं दिया गया है ना, उसने बोला कि अनुपात, और यहाँ पे बात की गई थी अनुपात की, यहाँ पे बात की गई थी अनुपात। यहाँ पे अनुपात तो नहीं दे रखा, यहाँ पे बस लड़कों का संख्या दे दी, यहाँ पे अनुपात नहीं दे रखा। तो आपका सेकंड जो है वो आपका पर्याप्त है, जबकि कथन अकेला पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना। क्वेश्चन है 10, इसका बताओ आंसर क्या होगा। इसमें बोला कि निश्चित दिन में चिड़ियाघर का आय क्या थी? 120 व्यक्तियों ने दिन चिड़ियाघर का दौरा किया। उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत में 20-25% छूट की पेशकश की गई थी। आपको बताना है क्या, बताओ इसका। अब एक चीज देखो, 120 व्यक्तियों ने चिड़ियाघर का दौरा किया, बिल्कुल सही बात है, ये तो किया, बट इसमें कोई दिन का डिसाइड थोड़ी ना। उसने बोला कि निश्चित दिन में चिड़ियाघर का आय क्या था। आय आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसने 120 व्यक्ति तो थे, पर उसका टिकट का संख्या, टिकट की वैल्यू कितनी थी, ये तो इसमें दे नहीं रखा फर्स्ट में। सेकंड में देखो, उस दिन टिकट की संख्या में 25% की छूट दी गई थी। अब 25% छूट कितने पे दी गई थी, ये भी तो आपको मेंशन होना चाहिए। तो ना तो फर्स्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, और ना ही सेकंड को कर सकते हैं। तो ना ही तो फर्स्ट, नहीं कथन पर्याप्त है, बिल्कुल भी आपका जो है पर्याप्त नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें बोला है कि क्या x-5 सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है। यदि x-15 एक पूर्णांक है, तो x-10 एक विषम पूर्णांक होगी। बताओ, क्या आप इसको इस आधार पर आंसर निकाल सकते हैं? ठीक है, यदि हम बात करते हैं, यदि x इसमें दिया है x-5 सम संख्या है बोला गया, और x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर आपको पता होगा। अब इसमें दिया है x-15 एक पूर्णांक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और x-10 एक विषम संख्या, बिल्कुल होगा। अकेला आपका जो पर्याप्त है, तो आप इसमें देखो, जो केवल एक पर्याप्त है, दोनों कथन पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, जबकि केवल एक कथन अपर्याप्त है। तो सी ऑप्शन इसका एकदम जो है राइट हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे, आपको पूछा गया मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं। बोला है मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं,
श्री जैड को ट्रेन के लिए कितनी देरी तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, कथन आपसे बोला गया। और श्री जैड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं। श्री जैड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्री जैड रेलवे स्टेशन में सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। सुबह के 11 बजे एक ट्रेन और अगली ट्रेन रात के 10 बजे है। तो आप इसमें से बिल्कुल आपको डिफाइन कर सकते हैं कितनी देर करोगे। सुबह 10 बजे पहुंचा और सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है, तो 1 घंटे पहले पहुंच गया। क्या पहुंच गया? 1 घंटे पहले जो है वो पहुंच चुका है ना। और आपको सुबह ये भी बात है कि अगली ट्रेन बता दी, दोनों पर्याप्त है, फर्स्ट भी सेकंड भी। तो आपका देखिए बोथ, दोनों कथन 1 और 2 एकदम पर्याप्त। तो बी ऑप्शन एकदम जो है इसका सही हो जाएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताओ 13। इसका आंसर निकालेंगे। जैसे कि आपको एक कोड दिया गया है का मान है, तो डॉलर का तात्पर्य है माइनस का प्लस हैज का तात्पर्य आपको बताना है। क्या इस आधार पर आप एक कोड जनरेट कर सकते हैं या नंबर निकाल सकते हैं वैल्यू, जैसे अर्थमेटिकल में आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप उस आधार पे इसको निकाल सकते हैं क्या भाई? उस आधार पे आपको जो है इसका आंसर निकाला जा सकता है, बताएं जरा। है ना। चलिए, तो आप यदि मैं यहाँ पे इक्वेशन देखूं तो आपको दिया गया 14 और डॉलर का अर्थ है भाई, डॉलर का अर्थ है माइनस, माइनस रखते हैं, और 20, स्टार का अर्थ है प्लस 8 और इजकल टू आता आपका 25। हैज वैज है नहीं इसमें, हैज भी दे रखा है मैंने भाई, ये तो ले लिया। चलो 8, स्टार का अर्थ 8 हो गया यहाँ तक, तो 8 तो ठीक है भाई, 8 तो यहाँ तक ठीक है, ये वाली इक्वेशन है ना। और हैज, हैज का अर्थ है, हैज का तात्पर्य, हैज का इम्पल्स, हैज का तात्पर्य, तो स्टार का प्लस हो गया। तो हैज का तात्पर्य आपको बताना है कैसे। तो आपका हैज का 4, क्या हम यहाँ पे यदि हम कंसीडर करते हैं कि इक्वल टू आपका 4, यदि इक्वल टू लेते हैं, क्या 4 आ सकता है? हाँ भाई, अभी स्टेटमेंट आपको दिया गया, यदि मैं इससे कंसीडर कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं आ सकता। सेकंड वाले से कंसीडर करके देखो, यदि मैं यहाँ पे आपको इसको रख दूँ, क्या 25 आ सकता है यदि मल्टीप्लाई दें? क्या आपका यहाँ से 25 आ सकता है? क्या आपका यहाँ से बिल्कुल कंसीडर हो सकता है? देखो एक से आप निकाल सकते हैं, एक से यदि देखें तो आप यहाँ पे रखो, चलो मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ, यहाँ तक मल्टीप्लाई करता हूँ। तो डॉलर का अर्थ आपको ये देता है, माइनस देता है ना, इसका तात्पर्य ये होता है। और इसका स्टार का अर्थ ये होता है, इसका अर्थ आपको क्या दिया गया है? इसका अर्थ आपको कुछ दिया ही नहीं गया है। चलो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई आपको लिख दें तो आप वहाँ से बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। क्या आपका बट सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है ये आप सेटिस्फाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ए से तो आप कर भी सकते हैं, है ना, ए से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट जो है मात्र एक आपका पर्याप्त है, सेकंड आपका पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे बोला है कि एक एक पर्सन है यहाँ पे कि श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी? निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं। 18 अगस्त से पहले किंतु, तो मतलब 15 से 18 के बीच में उसने कहीं खरीदी। ठीक। निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, परंतु 19 अगस्त के पहले। तो 16 एक में क्या, इसमें दूसरे में कहता है 16 से 19 के बीच में उसने खरीदी। अब देखो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए 17 मिलेगा एक, तो बीच में 17 नंबर यहाँ पे भी आएगा और 17 यहाँ पे भी आएगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों को। तो आपका बोथ आपका जो है सही होगा। तो देखो कौन सा में दिया, दोनों कथन पर्याप्त है, तो ए ऑप्शन आपका जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर 15। इसमें देखिए आपको क्या आंसर निकालेंगे। जैसे कि दिए गए सम संख्या मास का 14वां दिन कौन सा है, आपको ही बताना है। किसी मास का 14वां दिन, महीने का अंतिम दिन रविवार है, महीने का लास्ट डे जो है 31 मान लीजिए वो महीना है, और मास का चौथा शनिवार 25वां है। तो आप क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए 14 किसी कोई महीना की डेट दे रहे कि 14
वह दिन है कौन सा होगा? महीने का लास्ट दिन क्या है आपका? रविवार। मान लीजिए अब ये तो नहीं पता वो कौन से महीने का 31 तारीख की बात कर रहा है, 30 तारीख की बात कर रहा है, और मास का चौथा शनिवार 25वां है, चौथा शनिवार। तो आपकी 25 तारीख को कितना आपका सैटरडे, सैटरडे है, तो बल्कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आप बता देंगे तो आप यहाँ से सीधे से कम कर दो, 7 कम करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 18, और 4 कम दो, तो बिल्कुल आपका जो सेकंड वाले से आप बता सकते हैं। तो सेकंड वाले से आप डीआर जो है इसमें आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट इसके लिए पर्याप्त है पर फर्स्ट नहीं है, तो आपका इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 16। इसमें बोला कि दिए गए प्रश्न में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या हम एक्स प्लस वाई एक्स, अब यहाँ पे दिए रखा आपको एक्स, बिल्कुल क्या कर सकते हैं यहाँ से हम, बिल्कुल देखिए एक्स प्लस वाई इजकल टू दे रखा आपका 12, और फिर एक्स प्लस जेड इजकल टू दे रखा आपका 4, और फिर दूसरे में दे रखा एक्स माइनस वाई इजकल टू आपका 6। क्या हम यदि यहाँ से निकालें तो हम इन दोनों को कंसीडर करते हुए निकाल सकते हैं? क्या आप यहाँ से पहले स्टेटमेंट से क्या आप निकाल सकते हैं, या मैं दोनों से निकालना चाहूँ, दोनों से आपको कंसीडर करते हुए निकाला जा सकता है एक्स वाई जेड की वैल्यू? बिल्कुल एक्स और वाई की निकाल लो, एक की वैल्यू निकल जाएगी तो जेड की भी तीनों की निकल जाएगी। तो बिल्कुल आपका जो डाटा इनसे निकाला जा सकता है ना? तो दोनों पर्याप्त हैं भाई। यदि हम इन दोनों को रखें तो यहाँ से वाई कैंसिल हो गया, फिर इसको बैलेंस कर लेना, बिल्कुल आपका जो है, अच्छा दो अकेले नहीं, दोनों भाई, दोनों पर्याप्त हैं। तो बी जो है इसके लिए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। इसका देखिए, चार जादूगर यू वी डब्ल्यू एक्स 4 क्रमिक दिनों में एक थिएटर प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक अलग अलग दिन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसी क्रम में नहीं। डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा आपको ये बताना है। 21 फरवरी से शुरू होता है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है, बिल्कुल। यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है, यू और वी के प्रदर्शन के बीच की कोई एक प्रदर्शन करता है। आपको बताओ, चार जादूगर हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स क्रमांक दिनों में से एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे, है ना, प्रत्येक अलग अलग दिन पर प्रदर्शन करें, लेकिन इसी क्रम में नहीं। डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा? तो 101 फरवरी से शुरू होता है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है। तो मान लीजिए किसी ने अपना जो है, एक्स ने 2 तारीख को किया, तो फिर पहली तारीख को एक्स, एक्स ने 2 करा, 3 को आपने, एक्स ने यहाँ पे करा 3 को आप करेगा यू, फिर 4 को करेगा अपना वी, फिर 5 को करेगा आपका डब्लू। ठीक है, तो डब्लू से पहले आपका, फिर आपका कौन आ जाएगा इससे पहले, फिर ना आप कहीं ना कहीं शुरू में आपका फिर डब्लू नहीं किया होगा, क्योंकि एक्स के डब्लू के बाद आपका एक्स आता है। तो पहली तारीख को भी किसने करा होगा? अपने डब्लू ने। तो पहली तारीख को भी किसने करा होगा? आपका डब्लू ने किया होगा। ठीक है, तो फिर से डब्लू आ गया। तो उसी तरीके से तो डब्लू किस दिन प्रदर्शन करेगा, बिल्कुल पहले से निकाला जा सकता है। अब वो कहता है यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, यू जो है 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, यू और वी के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है, यू और वी के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। तो बताओ क्या यहाँ से आप डाटा निकाल सकते हैं? क्या आप जो है ना? अब देखो, यदि हमको इनको एक साथ ऐड करना है और इसमें जो कंडीशन आपको और कहता है यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता, 3 फरवरी को, तो अब यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, यू और वी दोनों पर्सनों के बीच एक पर्सन है, तो बिल्कुल दोनों को कंसीडर करेंगे, बिल्कुल आंसर तभी निकलेगा इसका सही। इसके एक स्टेटमेंट से आप इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंसीडर ही नहीं था, और इनके बीच में आपको दो, और यहाँ पे इनको भी गैप देना, और 3 को वो मना करता है, तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। बट आपका जो है डब्लू किस दिन पता करें उसका भी पता जाएगा, पर दोनों को ऐड करेंगे तो आप यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका बोथ, आपको कौन सा आता है, दोनों पर्याप्त सवाल को हल करने के लिए सकता है, तो आपका बी ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा डियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 18। इसका आंसर बताओ जरा, क्या आपका जो है सही आंसर होगा? 18 आप बताएंगे, 18 का क्या आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना? ये आपको दिया गया, चाइना को कैसे कोड किया जाता है? चिल्ली को ये लिखा कोड किया जाता है, और इजिप्टी को ये के रूप में किया जाता है। तो बताओ, सी को ई आप कर सकते हैं, बिल्कुल इससे भी कर सकते हैं, या फिर इसको भी कर सकते हैं। तो या में आपको कंडीशन आ जाएगी, या तो फर्स्ट या सेकंड, आपका आइदर और में आपका सी की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप होमवर्क में बताएंगे इसका जो आंसर क्या होगा। ये आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन है।
ठीक है, ये होमवर्क में आपको आंसर देंगे। ठीक है भाई, होमवर्क में आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऐसे ही आपका होमवर्क क्वेश्चन आपका ये भी रहना है, 20 भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क में आप इसका आंसर बताएंगे क्या आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए, और उसका फीडबैक बताइए किस तरीके से आपको जो है चीज़ें और अच्छे से हम और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं आपके साथ में। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।